हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार रेलवे एग्जाम। जैसा आप सभी जानते हैं कि आर ओ का पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है और हम ये भी जानते हैं कि यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो उसी को ध्यान में रख के हमने ये सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आर ओ के डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है इस सीरीज पे और आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा 2024 में एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था उस पेपर को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया। ठीक है, तो हम कथन देखते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जान लें कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक मतलब जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो उसके आसपास का वायुमंडलीय दाब होता है वो बराबर हो जाता है, तो उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो दिया गया है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो पानी क्वथनांक घटेगा कैसे? क्योंकि इसका कारण ये है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो हमारा जो प्रेशर है, एटॉमिक प्रेशर, वो घटता है और इस वजह से हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। तो इस वजह से पहला कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। ठीक, कारण ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है, बिल्कुल गलत। ऊंचाई के साथ हमारा वायुमंडल दाब घटता है, इसीलिए क्वथनांक भी घटता है। तो हमारे ये पहला सही हो गया, दूसरा कारण गलत हो गया। तो इसमें देखेंगे ए सत्य है किंतु आर सत्य है, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं गजनी, फरगना, कांधार, समरकंद। हाँ, तो इसमें हमारा अफगानिस्तान में गजनी और कांधार है। ये फरगना और समरकंद जो है वो उज्बेकिस्तान में है। तो हमारा कौन सा हुआ? पहला और तीसरा अफगानिस्तान में, दूसरा और चौथा नहीं है। तो हम क्या करना, पहला ऑप्शन। ठीक, दूसरा और चौथा, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो सभी जानते हैं कि ये जो खिज्र खां है यही सैयद वंश की स्थापना किया था। तो इसका जो कार्यकाल था ये स्टार्ट हुआ था 1414 में। उसके बाद जो इसका बेटा था ये मुबारक शाह, इसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 1400, ये गद्दी पे बैठा था 1421 में। इसके बाद जो तीसरा था ये मोहम्मद शाह था, ये 1434 में बैठा था। और जो सबसे अंतिम शासक था सैयद वंश का वो था अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि 1445 में शासन में बैठा था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन आलम शाह जो था ये अपनी स्वेच्छा से अपनी गद्दी त्याग दिया था। तो ये भी अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है कि सैयद वंश का कौन सा सुल्तान था या फिर कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी स्वेच्छा से अपनी गद्दी त्याग दी, तो उसमें ये याद रखिएगा आलम शाह था। सैयद वंश का जो अंतिम संस्थापक था आलम शाह। ठीक है, एक और चीज, दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन से शासकों ने शासन किया, इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, वो हम देखते हैं कि वो क्या है। गुल, खिले तो सोलो। तो ये गुल खिले तो सोलो, ये बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है और आप आसानी से इसे याद भी रख सकते हैं। तो गुल खिले तो सोलो, तो गुल से मतलब क्या हो गया हमारा, हमारा ये गुलाम वंश हो जाएगा। खिले से क्या हो जाएगा हमारा, हमारा खिलजी वंश हो जाएगा। तो का मतलब ये हो जाएगा तुगलक वंश।
सो से हमारा हो जाएगा सैयद वंश, और अंतिम जो था वो लास्ट में हो जाएगा लोधी वंश। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है और आसानी से याद भी रह सकती है। तो इसी के सैयद वंश के बाद, जैसे हम सब अभी अब हमने ट्रिक देखा कि सैयद वंश के बाद क्या हुआ, लोधी वंश आया। ये जब अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से अपना गद्दी छोड़ दिया तो उसके बाद लोधी वंश आया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहला कौन है, खिज्र खां, पहला, ठीक। उसके पे फिर कौन सा आएगा, मुबारक शाह, तीन, वो एक, तीन, मोहम्मद शाह, दो, और चौथा अलाउद्दीन आलम शाह। तो हमारा सी ऑप्शन 1, 3, 2, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है तो प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को लगा, ये फिजिक्स से है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी जिसमें जो भी कोटेड मतलब कोडेड जो कार्बन प्रतिरोधी होते हैं उनका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा होता है, हम देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अब इसको रेजिस्टेंस कलर जो टेबल है, तो रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं, जो भी कलर कोडेड होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे अगर 3 कलर दिए हुए हैं तो यहाँ आएगा आपका फर्स्ट कलर, फर्स्ट डिजिट पे, सेकंड पे आपका सेकंड कलर आएगा, और फिर ये जो थर्ड कलर होता है वो मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, भूरे, हरे और काले रंग। तो हमारा भूरा क्या हो जाएगा, 1, भूरा, काला और भूरा, हरा और काला। ठीक है, तो भूरा 1 हो गया, ग्रीन हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, और हमारा, तो पहले डिजिट ले लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो डिजिट है वो है 1, 2, तो भूरा का 1 और जो है हरा का हमारा हो जाएगा 5। अब हम काला का मल्टीप्लायर लेंगे, तो जो ब्लैक है हमारा, इसका मल्टीप्लायर क्या है, 1 है, तो ये यहाँ हो जाएगा 1। तो ये 15 ओम का इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो जैसा कि हम सभी फॉर्मूला जानते हैं कि आई इक्वल टू वी बाई आर। आर हमको मिल गया है 15, वी दिया है 15, तो यहाँ से हम अगर हम आई निकालेंगे करंट, तो हमारा आ जाएगा 15/15 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, हो सकता है समझ में ना आया हो। जैसे देखिए क्या करते हैं, जब 3 कलर कोडेड दिया रहता है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट डिजिट, फिर सेकंड डिजिट, और इनटू मल्टीप्लायर। तो हमारा ऐसे आता है, फर्स्ट डिजिट आएगा, फिर सेकंड डिजिट आएगा, और उसके बाद ये जो थर्ड
कलर आएगा वो होगा मल्टीप्लायर में। तो हमको क्या करना है कि फर्स्ट वाले का देखना है, सेकंड वाले का देखना है, फिर थर्ड वाले कलर का देखना है। तो हमारे में दिया है क्या, ये दिया है ब्राउन, इसका दिया है हमारा ग्रीन, और थर्ड वाले का दिया है ब्लैक। तो हमारा जो ब्राउन है वो फर्स्ट डिजिट हो जाएगा, सेकंड जो है ये भी डिजिट में आएगा, सेकंड डिजिट, और जो हमारा ब्लैक आएगा ये मल्टीप्लायर में आएगा। तो अब जब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो ब्राउन है इसका भी डिजिट क्या है, 1 है, डिजिट वैल्यू क्या है 1 हो गई, और ग्रीन की डिजिट वैल्यू 5 हो गई। तो हम यहाँ पे 1 और 5 लिख रहे हैं। अब मल्टीप्लायर में क्या आता है, ब्लैक का आएगा। तो ब्लैक का हम मल्टीप्लायर देख लेंगे, ब्लैक का यहाँ देख सकते हैं मल्टीप्लायर क्या दिया है, 1 दिया है, तो हम इंटू 1 कर लेंगे। तो ये जो हमारा 15 ओम आएगा यही हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो हमें वोल्टेज ऑलरेडी दी हुई है, V इक्वल टू 15 वोल्ट। तो हम जब करंट निकालेंगे तो हम जानते हैं कि I इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो हमारा I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो सबसे पहले बौछारी और नालिका क्षरण दिया है, बौछारी क्षरण है, नलिका क्षरण है एंड परत क्षरण है। ठीक है, तो अब इसमें आपको समझना पड़ेगा, ये बौछारी क्षरण है, ये क्या होता है, ये सारे बारिश से रिलेटेड है कि जब हमारा बारिश होता है तो हमारा जो मिट्टी का अपरदन होता है, क्षरण होता है, वो उनका लेवल इसमें दिया गया है। तो हमारा जो पहला बारिश जो थोड़े थोड़े बौछार होते हैं ना, तो उनकी वजह से जो क्षरण होता है वो होता है बौछारी क्षरण। तो ये सबसे पहले पे ये आ गया, ये फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है हमारा परत क्षरण होता है। परत क्षरण का मतलब कि जब थोड़ी सी और अच्छी बारिश होती है और हल्का हल्का जो ऊपरी परत होता है मिट्टी का, जब उसका क्षरण होने लगता है तो हमारा उसको कहते हैं परत क्षरण। तो ये आ गया दूसरे नंबर पे। उसके बाद ये होता है नलिका क्षरण। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब थोड़ी बारिश हो जाती है तो एक छोटी सी नलिका टाइप की बन जाती है जिससे पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो ये हो जाता है नलिका क्षरण। तो ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे। और जो सबसे बड़ा होता है ना, मतलब अगर वही नलिका, जो ये नलिका थी, ये बड़ा रूप ले ले तो ये एक एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी नाली या नदी की तरह काम करने लगती है। तो उसको जो उससे जो अपर्दन होता है वो अवनलिका होता है। तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। तो हमारा दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। तो हमारा ऑप्शन देख लेंगे, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख आते हैं। भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। दूसरा है वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। तो अब इसमें देखिए, जो महान न्यायवादी होता है ना, ये प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं चलता, मतलब उनकी मर्जी से नहीं चलता है, ये चलता है राष्ट्रपति की मर्जी से। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया। और वे संसद के सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। वो संसद के सदस्य होते हैं, बस उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसमें क्या है, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न तो एक न तो दो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है परावर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, सी अपवर्तन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है अपवर्तन का, तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे परावर्तन क्या है और प्रकाश प्रकीर्णन क्या है। तो परावर्तन की जैसे जब हम जो किरण होती है वो एक ही डायरेक्शन में रहती है,
जैसे कोई हम मिरर ले लें, तो उसका जो एक हम कोई मिरर ले लेते हैं, ठीक, और इसका एक तरफ पॉलिश कर देते हैं ताकि जो है किरण जो है वो आर पार ना जा सके। तो जब किरण टकराएगी तो यहीं से वापस आ जाएगी। जैसे हम आपको बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, मैं परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश प्रकीर्णन आपको समझा देता हूँ। पहले देख लेते हैं परावर्तन। ठीक, परावर्तन क्या होता है? तो मान लीजिए ये एक मिरर है और इसकी एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया। तो अब क्या होगा कि हमारी जो प्रकाश की किरण जाएगी, ये जा रही है, ये इसको पार नहीं कर पाएगी, यहीं से टकरा के क्या होगी, वापस आ जाएगी। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन देख लेते हैं हम। अपवर्तन क्या होता है कि आप समझिए कि जैसे ये एक स्विमिंग पूल ही समझिए, इसके नीचे ये पूरा पानी भरा हुआ है और ये ऊपर हमारा बाहरी तल है, ठीक। तो जब भी प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है, ठीक, और अपने मार्ग से थोड़ी सी विक्षेपित होती है, मतलब ये सेम डायरेक्शन में जाके या तो थोड़ी सी अंदर की तरफ जाएगी या तो थोड़ी बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। और जो प्रकाश प्रकीर्णन होता है ना, प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है, ये जब कोई भी प्रकाश किरण जा रही है और रास्ते में हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख देते हैं जिससे वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, ठीक है, मतलब सीधी न जाके वो हल्का सा अपने मार्ग से विक्षेपित हो गई, तो इस घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है, ठीक है, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। हम पहले कथन देख लेते हैं। फाइव आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है। कारण पढ़ लेते हैं। वे स्टोन घोष नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरे के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक। तो फाइव आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है। ये बिल्कुल सही बात है, ये इस कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और वे स्टोन घोष नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देश के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो एक कथन है वो भी सही है और कारण भी सही है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, ये भी एसर्शन रीजन का है। कथन देख लेते हैं। अनाज वाली फसलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। और कारण क्या दिया कि मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के प्रतिस्पर्धा पोषक तत्व मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दो कथन ठीक है, ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है। कथन पढ़ लेते हैं। अनाज वाली फसलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही कथन है। कारण देख लेते हैं। मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, सही। ये कथन भी सही है और ये जो
इसका कारण है वो सही व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आकृति गतिविधि तक जाइए। ठीक है, तो हम जब 9-10 में पढ़ते थे तो हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक था हमें याद रखने का कि किसकी खोज किसने की है। वो क्या था हमारा, हम पढ़ते थे ईट पर नाच। तो इससे हम क्या था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इसका खोज किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन था हमारा रदरफोर्ड। और ये जो न्यूट्रॉन था इसकी खोज किया था चैडविक ने। तो ये जो ट्रिक है ना, ये इनके डिस्कवरी का भी सेम ऑर्डर है। सबसे पहले क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया, फिर प्रोटॉन आया, फिर न्यूट्रॉन आया, और उसके बाद जो है मेसॉन आया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आया, इलेक्ट्रॉन। तो हमारा सबसे पहला है ये हो जाएगा, फिर दूसरा हमारा प्रोटॉन हो जाएगा, तीसरा हमारा न्यूट्रॉन हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा मिशन। तो हमारा सबसे पहला कौन सा है, तीसरा चौथा दूसरा पहला। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है गांधी जी के बारे में। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो भी संघर्ष किए तो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए के नेतृत्व के लिए वो संघर्षों ने काफी हेल्प की और तैयार किया। ठीक है, कारण पढ़ लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि जो हमारे गांधी जी थे वो अहिंसावादी थे। तो ये जो शब्द आया है ना, बलिदान, ठीक है, ये सीधे सीधे उस चीज को निगेट करता है। तो ये यहीं से हमको पता चल जाएगा कि ये कारण बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि गांधी जी हमेशा अहिंसावादी तरीके से शांति प्रिय तरीके से लड़ना चाहते थे और जीतना चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। तो बलिदान टाइप का तो कुछ था ही नहीं। तो हमारे ये शब्द ही सीधे सीधे क्लियर कर दे रहा है कि ये जो कारण है ये बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब देख लेंगे, ए सही किंतु आर गलत, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 540 रुपए हो जाती है। यही धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाएगी। ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, हम इसको देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमारा कि कोई प्रिंसिपल है, ठीक, हमें नहीं पता है वो क्या होता है, उस पे इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, इंटरेस्ट रेट लग रहा है 7% का, और समय कितना है, 5 वर्ष दे दिया है। वर्ष में 540 रुपए हो जाती है। तो ये जो 540 रुपए हुई है वो क्या हुआ है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा ए, यानी कि मिश्र धन। ये कितनी हो जाएगी, 540 रुपए। तो अब यहाँ पे हमें दो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। पहला फॉर्मूला क्या है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का आता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू
प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू हमारा टाइम समय डिवाइडेड बाय 100। और दूसरा फॉर्मूला हमारा आएगा मिश्र धन का, ए इक्वल टू हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो और जो हमारा टोटल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं। यहाँ से अगर हम SI निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा A माइनस पी। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A माइनस पी इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो हमें मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 540 रुपये। प्रिंसिपल हमें दिया नहीं है, निकालना है, ठीक है। इक्वल टू पी आर टी, ठीक, पी नहीं दिया है। आर दिया हुआ है कितना, 7%, और समय कितना दिया हुआ है, 5% बटे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 540 माइनस 5 इक्वल टू 7×5 35 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.35 पी। तो हम यहाँ से अगर पी को इस साइड लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1.35 पी इक्वल टू 540। तो पी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 540 इक्वल टू 1.35। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 400। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया है, 400 आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है, यही धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 9 वर्षों में निकालना है। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 9 वर्षों में, वही पी आर टी बाई 100 लगाएंगे तो हमारा प्रिंसिपल कितना आया है, 400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9, और वर्ष कितना दिया हुआ है, 3 वर्षों में, तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारा 0 से 2 0 कट गए, हो जाएगा 12 गुणे 9, ये बिल्कुल है 12 9 108। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो ये क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है कि कितनी टोटल हो जाएगी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट मिला के। तो हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हम देख लेंगे, प्रिंसिपल कितना हमारा आया था 400, और प्लस हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 108 रुपये। तो हमारा टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 508। तो ये आपको 508 रुपये हमारा कहाँ है, डी ऑप्शन। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 508 रुपये। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जया वर्मा सिंह, मनोज नाथ, श्वेता थाविशन एंड डॉक्टर मोहम्मद यूजी। तो ये हमारा हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा है जो, ये है हमारी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। दूसरा क्या है, मनोज नाथ। तो ये मनोज नाथ है, ये हमारे टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के लेखक हैं। ठीक है, आगे कौन है, श्वेता थाविसिन। श्वेता थाविसिन जो है ये हमारी थाईलैंड की पीएम हो जाएंगी। एंड डी डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, ये क्या है, मालदीव के राष्ट्रपति। तो ये हमारा क्या हो गया, ए का जो है, ए का हमारा 3, बी का 1, ए का 3 ये दोनों में दिया है, बी का 1 ये, ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 आ जाएगा। हमें ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं थी, ए का 3 और मनोजनाथ बी के 1 से ही हमारा क्लियर हो गया था कि ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम आगे के ऑप्शन ना भी चेक करते, सी और डी, तो भी हमारा आंसर था। तो अगर ये आपके दिमाग में है ऐसे जल्दी हो सकता है, तो हमारा कुछ भी थोड़ा सा भी समय बच सकता है। तो अगर आपको सीधा सीधा 2 ऑप्शन मिलाने के बाद ही आंसर मिल रहा है तो आप जरूर जाइए,
आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए का शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर, बी हिमालय वन अनुसंधान देहरादून, वर्षा वन अनुसंधान जोरहाट, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान जबलपुर। ठीक है, तो हमारा ये पहला बिल्कुल सही है, दूसरा ये हमारा गलत है। हमारा जो हिमालय वन अनुसंधान संस्थान है वो है शिमला में, ना कि देहरादून में। वर्षा अनुसंधान जोरहाट बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान जबलपुर। ठीक है, तो हमारा इसमें से बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी ए सी डी हमारे तीनों सही सुमेलित होंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा तीन तीन हमारे सही सुमेलित है ना, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। नहीं, बिल्कुल गलत है। इसे ये बस ये जो प्रक्रिया है वो परासरण होती है। प्रतिलोम परासरण मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका जस्ट उल्टा होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा और पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का सबसे अच्छा एग्जांपल आप अपने घर में लगा सकते हैं, वो नाम ही उसी पे पड़ा है जो हम अपने घरों में आरओ यूज करते हैं, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होता है। चलिए, तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या लिखा है। संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो हमारा केवल इसमें एक सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बजट का आकार 7,60,000 करोड़ है। बजट का आकार 7,60,000 करोड़, ये बिल्कुल गलत है। ये जो हमारा 23-24 का जो बजट था ना, वो था हमारा 6,90,000 का, 1000 करोड़ का। दूसरा ऑप्शन क्या है, राजकीय कोषीय घाटा 84,883 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ठीक, तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सही है, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 पे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, प्रख्यात सांख्यिकीवाद सी आर राव का निधन, रुद्रवीणा वादक उस्ताद अली जाकिर हैदर का निधन, भारत में सार्वजनिक शौचालय के जनक बिंदेश्वर पाठक का निधन, और भारत की हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का निधन। ठीक है, तो ये हमारे जो एम एस स्वामीनाथन जी थे, तो इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 28 सितंबर 2023 को। भारत में सार्वजनिक शौचालय के नजक बिंदेश्वर पाठक जी, तो हमारा बिंदेश्वर पाठक जी तो जो थे, इनका हुआ था 15 अगस्त, माफ करिएगा, इनका हुआ था 15 अगस्त 2023 में। उस्ताद अली जाकिर हैदर, अली जी का जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 8 सितंबर 2023 को। और जो सी आर राव जी थे, इनका था 22 अगस्त 2023। तो हमारा इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या थे, हमारे बिंदेश्वर पाठक जी का निधन हुआ 1 नंबर पे, फिर उसके बाद
हमारे CR राव जी थे सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमारे उस्ताद अली जकी हैदर जी थे। और चौथे नंबर पे हमारे MS स्वामीनाथन थे। तो तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तो तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए पहला ही तीसरा है। यहाँ भी देखिए हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं थी, हमें बस ये पता करना था कि पहला कौन सा। पहला हमारा बिंदेश्वर पाठक जी तीसरा आ गए, यही ऑप्शन टिक मार देते हैं हम, क्योंकि हमें समझाना था पूरा, तो इस वजह से हमने सारा सबका लिख दिया। तो ये आप डेट याद रख सकते हैं, हो सकता है कि पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है? प्रजनक बीज, आधारीय बीज, प्रमाणित बीज एंड केंद्रक बीज। तो ये हमारा हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा आएगा, इसका जो चरण होता है वो सबसे पहले होता है केंद्रक बीज का। केंद्रक बीज के बाद हमारा आता है प्रजनक बीज, तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमारा आता है आधारीय बीज, और चौथे पे हमारा आता है प्रमाणित बीज। तो हमारा क्या बन जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से, ठीक है, तो असर्शन रीजन का है। कथन क्या है इसका? भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कारण, भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। ठीक है, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये आई थिंक, हाँ ये सही है हमारा बिल्कुल, कि भारत विश्व में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक है। ठीक है, भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। नहीं, गलत है। पीली क्रांति जो थी वो तिलहन से रिलेटेड थी, जूट उत्पादन से रिलेटेड नहीं थी। तो ये सीधा सीधा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ऑप्शन नंबर बी। एक चीज अगर आ गया है तो इसमें हम और भी बताते हैं कि बता देते हैं कि कौन सी क्रांति जो है वो किससे रिलेटेड थी। आप इसको याद रखिएगा, आगे क्या पता एग्जाम में पूछ ले। तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्या था। हरित क्रांति, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो हमारा हरित क्रांति था वो था गेहूं और चावल से रिलेटेड। ठीक, दूसरा हम आ जाते हैं। दूसरा हमारा था श्वेत क्रांति। तो जो श्वेत क्रांति थी ये थी हमारी दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड। फिर हम थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड देख लेते हैं पीली क्रांति। तो हमारी जो पीली क्रांति थी ये थी तिलहन से रिलेटेड। तिलहन में आपके क्या आ जाते हैं, जैसे सरसों वगैरह आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी थी नीली क्रांति। नीली क्रांति रिलेटेड थी मछली से, मछली उत्पादन से। ठीक, चौथा हमारा हो जाएगा लाल क्रांति। तो हमारी जो लाल क्रांति थी वो थी मांस उत्पादन से। भूरी क्रांति देख लेते हैं। तो जो भूरी क्रांति थी ये थी हमारे कॉफी उत्पादन या और चमड़ा उत्पादन से रिलेटेड। और एक है स्वर्ण क्रांति, तो ये हमारा फलों सब्जियों वगैरह से रिलेटेड थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से, ठीक है, ये भी कथन असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, जिसे देख लेते हैं। कथन क्या दिया हुआ है? रोस्को मोसोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। ठीक है, कारण पढ़ लेते हैं इसका। रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों कथन बिल्कुल ही सत्य हैं, ये दोनों सही हैं, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आ ए की सही व्याख्या नहीं करता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y का x प्रतिशत किसके y प्रतिशत के बराबर है? ठीक है, ठीक है, तो हमारा इसको सीधा हम ऑप्शन से कर सकते हैं। जिसे देखिए पहला क्या दिया है वो x के, तो क्वेश्चन में क्या है, y का x प्रतिशत किसके y प्रतिशत के बराबर है? ठीक है, तो अब जैसे हम क्या दिया है पहला कि x का y प्रतिशत, तो हम x का y प्रतिशत कैसे निकालेंगे, x इंटू वाई बाई 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई बाई 100। अब पूछ रहा है कि किसका, मतलब क्वेश्चन मार्क इंटू किसका y प्रतिशत इसके बराबर होगा। तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x मिसिंग है। अगर हम इसको x का कर देते हैं तो हमारा ये भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स वाई बाई 100, और ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। तो x का y प्रतिशत किसके बराबर है, y का, एक मिनट में देख लेता हूँ फिर से। ठीक है, ये था y का x प्रतिशत, कोई बात नहीं, वो y का x प्रतिशत था, तो वो दोनों सेम ही बात हो गई, एक्स वाई बाई 100 एंड ये भी एक्स वाई बाई 100। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, x का y प्रतिशत बराबर होगा किसके, y के x प्रतिशत के। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, कारण है शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवा के प्रभाव में रहते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा ऑप्शन ए भी सही है, और इसका जो कारण है ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, कथक। ठीक है, तो हमारा जो, जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो संस्कृत शास्त्रीय नाट्य है, ठीक है, वो क्या है, कितने प्रकार का है, 8 प्रकार के हैं, 8 हैं टोटल। तो उसको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, उसके बाद हम खुद ही जान जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको याद रखिएगा, बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछ लेता है, तो अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। तो हमारा सबसे पहला क्या आता है, भरतनाट्यम। ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। फिर हमारा आ जाएगा कथक, ये होगा हमारे उत्तर प्रदेश का। फिर आएगा कथक कली, तो ये है केरल से। फिर हो जाएगा हमारा कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है, ये है हमारा
आंध्र प्रदेश का। फिर हमारा आएगा मणिपुरी। तो ये आप सीधे सीधे नाम से ही समझ सकते हैं कि ये कहाँ का है, मणिपुर का। फिर हम देख लेते हैं क्या आएगा हमारा, मोहिनी अट्टम। ये आपका हो जाएगा केरल से। केरल से ध्यान रखिएगा, दो हैं केरल से, एक कथकली है और एक मोहिनी अट्टम। फिर हमारा आता है ओडिसी। ओडिसी हो जाएगा हमारा उड़ीसा से। अब उसके बाद हमारा आएगा सत्रिय। ये आपका हो जाता है असम से। ठीक है, तो हम इसी से मिला सकते हैं। पहला क्या दिया हुआ है हमारा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्या हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ए के 1 में 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, फिर तुम्हारा क्या, आप हमारा क्या हो जाएगा, बी का ऑप्शन दिया है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी किसका है, आंध्र प्रदेश से आएगा। तो ये तमिलनाडु से मिल गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से मिल गया, कथक हम जानते हैं उत्तर प्रदेश से, और सत्रिय क्या है, असम से है। तो ए का पहला हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए मिल गया, सी का चौथा और डी का दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा, इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में नहीं होता है। और ये क्या है, इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाओं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो इसमें आपका डी ऑप्शन केवल 2 बिल्कुल सही है। इसका बस ये दूसरा ये ऑप्शन सही है, पहला गलत है। ये अवध क्षेत्र में नहीं होता है, चारकुला जो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, हम देख लेते हैं। चलिए, क्या दिया हुआ है कि 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर को क्या दिया हुआ है हमारा, गुरुवार है। ठीक है, मतलब थर्सडे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अक्टूबर कितने दिनों वाला मंथ है। तो 31 का। ठीक है, तो 25 को अक्टूबर है, तो हम काउंट कर लेते हैं कि ये 31 तक क्या पड़ेगा, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, तो 26 को थर्सडे है तो अच्छा, सॉरी 25 को थर्सडे है तो फ्राइडे कब हो जाएगा, 26। 27 को क्या हो जाएगा हमारा, सैटरडे हो जाएगा। और 28 को क्या हो जाएगा हमारा, संडे हो जाएगा। और 29 को क्या आ जाएगा हमारा, मंडे। ठीक, तो अब यहीं से हम जानते हैं कि सेम सेम डेट कितना, 7 ऐड या माइनस करने पे हमें वो सेम डेट मिल जाएंगे। तो अगर 29 को मंडे है तो हमारा दूसरा मंडे कब होगा, 22 को हो जाएगा, फिर 15 का हो जाएगा, फिर हमारा 8 को हो जाएगा और 1 को हो जाएगा। तो हमारा 29, 22, 15, 8, ये हमारे 3, 4 और एक 5। तो हमारे टोटल 5 सोमवार पड़ेंगे अक्टूबर के मंथ में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, तुम देख लेते हैं। हिमालय की उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये गलत है। हिमालय पर क्या है कि जो उत्तरी ढलान है उस पे वहां कम घना है,
ठीक है, दक्षिणी पर ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, अधिक है। तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। दूसरा कारण क्या है? हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। हाँ, ये सही है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी पे घना वनस्पति आवरण तभी होगा जब वर्षा अधिक होगी। तो ढलानों, जो दक्षिणी ढलान है वहां पे वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ दक्षिणी जो ढलान है उनपे घना वनस्पति आवरण भी है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सत असत किंतु आर सत। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमारा जो ए है वो असत्य है, लेकिन आर जो है वो रीजन जो हमारा दिया है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। कारण कहते हैं विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है और ये रीजन जो है वो बिल्कुल कथन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, फुतुह उस सलातीन, फुतुहात फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, खजाने उल फुतुह। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा अबुल मलिक इसामी, इन्होंने इसे लिखा था। अबुल मलिक इसानी ने फुतुह उस सलातीन लिखा था। फुतुहात फिरोज शाही लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने। तारीखे फिरोज शाही लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने। और ये खजाइन उल फतूह लिखा था अमीर खुसरो ने। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए का दो, बी का एक, तो ए का दो, एक, ए का दो, बी का एक। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी सीधा सीधा मिल रहा है। ए का दो और बी का एक, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से, ठीक है, ये भी आंसर रीजन का क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं। बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है। एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। ये बिल्कुल पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, और ये सीधे सीधे सही व्याख्या कर रहा है। ये जो, और ये सिद्धांत की अगर बात करें तो ये सिद्धांत है फैराडे का पिंजरे का सिद्धांत। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइन नदी उत्तरी जर्मनी को औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। राइट रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये हो जाएगा, ये दो बिल्कुल सही है। और राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग नहीं। ये औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग तो है राइन नदी, लेकिन ये उत्तरी जर्मनी में नहीं है। ये आपका है पश्चिमी में, ये उत्तरी में नहीं है। तो इसलिए से ये पहला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश चौथी स्वतंत्र शासक थी। दूसरा, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। ठीक है, ये दोनों कथन बिल्कुल सही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कृषि विश्वविद्यालय
पंतनगर उत्तराखंड पूर्व से उत्तर प्रदेश का हिस्सा में 1960 में स्थापित किया गया। दूसरा है 1901-1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लॉयलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि विश्वविद्यालयों सॉरी 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए। तो ये हो जाएगा, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित 1960 में किया गया, बिल्कुल सही बात है। और ये कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 और दोनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ठीक है, तो हम सारी अनुसूची ही देख लेते हैं, ताकि मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको भी याद रहेगा और आगे किसी भी अनुसूची से क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे। चलिए मैं आपको अनुसूची बता देता हूँ, सारा लिख देता हूँ कि फर्स्ट से लेके 10 तक क्या है। ठीक है, तो हम पहला अनुसूची जो है वो देखते हैं। पहला जो है वो क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। ठीक है, हमारा जो दूसरा है वो क्या है, वो कि सैलरी एंड भत्ते से रिलेटेड है हमारा। तीसरा हम सूची देखेंगे, तीसरा हमारा है शपथ से रिलेटेड। ठीक, चौथा हमारा हो जाएगा, चौथा हमारा है राज्यसभा के सीटों का आवंटन। ठीक है, पांचवा हो जाएगा कि हमारा SC एंड ST से रिलेटेड है। छठा हमारा अनुसूची हम देखेंगे क्या है, यह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा छठी अनुसूची हो जाएगी। सातवां है, ये है सेंट्रल और स्टेट के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा। तो ये हो जाएगा सातवां। आठवीं अनुसूची हम देख लेते हैं क्या होता है आठवीं में। आठवीं में हमारे आता है भाषा, लैंग्वेज से रिलेटेड है हमारे। नवीं अनुसूची हमारी हो जाएगी ऐसी कानूनों की सूची, मतलब इसमें ऐसे कानून लिखे जाते हैं जिनके खिलाफ हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, 10वां देख लेते हैं हम। ये है दल बदल विरोधी कानून। और हमारा 11वां जो है वो पंचायती राज है। और 12वां जो है वो है नगर पालिका। तो हम देख लेते हैं हमारा जो किसकी बात कर रहा था, छठे की बात कर रहा था। तो छठे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का है। तो अब देख लेते हैं कि असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम, 33 का डी। तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी छठी अनुसूची कैसे, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कौन सा क्षेत्र है, वो असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका हो जाएगा चीन का
383। 2023 में क्या है, एशियाई खेल में कितने पदक पाए थे? तो ये हमारा चीन था 383, ये जापान था 188, और ये कोरिया गणराज्य 190 था, और भारत ने 107 पदक पाए थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो ये हमारा विटामिन सी है। तो विटामिन सी से हमको पता है सबको कि कौन सा रोग होता है, ये होता है स्कर्वी रोग। फॉलिक अम्ल से कौन सा होता है, ये हमारा रक्ताल्पता। और हमारा सी विटामिन ए से सबको पता है क्या होता है, हमारे रसौंधी होती है। और विटामिन बी1 से क्या हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का सॉरी ए का 4 और बी का 3, क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? ए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है, गलत। जो यूपी में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु है वो है 4 से 6 वर्ष, न कि 3 से 5 वर्ष। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा पूर्व प्राथमिक क्या हो जाएगा, 4 से 6, और जो प्राथमिक है वो 6 से 11 है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, केवल बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल की स्थापना, कोयला खदानों की राष्ट्रीयकरण, भारतीय कोयला विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना। ठीक है, तो इसमें हम क्या करना है, हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ये हमारा हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है, रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है पहला। उसके बाद हमारा एनसीडीसी की स्थापना हुई थी, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा। फिर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये हमारा तीसरे पे आ जाएगा। और फिर कोल इंडिया लिमिटेड चौथा। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो पहला पहला पहला, हाँ डी ऑप्शन, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। माफ करिएगा, ये दो क्वेश्चन थोड़े से ब्लर हो गए हैं, तो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सर्चन रीजन का क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन हमें दिख नहीं पा रहा है, तो चलिए इसको हम नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम इस 38 क्वेश्चन को सही करके लाएंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक 39 देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह कलकत्ता के विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। दूसरा, सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो ये बिल्कुल सही बात है कि वह कलकत्ता के विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, और सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, चौथा नाबार्ड की स्थापना। तो ये हमारा हो जाएगा पहला, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, ये बिल्कुल सही है, ये पहले हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। तीसरे पे हमारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, और फिर उसके बाद नाबार्ड की स्थापना। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमारे हम जो वीडियो ला रहे हैं उसमें ये 40 क्वेश्चन की सीरीज में ला रहा हूँ।
तो नेक्स्ट 41 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक सॉरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए, धन्यवाद।